फाइनल ईयर में हमने जब कहा कि अब जॉब हम अप्लाई करते हैं तो मुझे 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 एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छी खासी रिजेक्शंस आई मुझे। तो मतलब आई जस्ट स्टूड अप, 100 लोग थे मेरे एंड आई फ्रोज, क्योंकि मुझे इतनी नर्वसनेस और इतनी टेंशन लगता हूँ, बिकॉज ये आई थिंक एआई के एरा में ना कम्युनिकेशन एंड द एबिलिटी टू डील विद पीपल विल ड्राइव 80% ऑफ योर करियर सक्सेस। वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किए, और फिर एकदम से गायब। अच्छा, कोई न्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मेटा वालों से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, रिक्रूटर से कुछ अपडेट ही नहीं आ रही। और मैं इसे स्ट्रगल भी नहीं कहूँगा, मतलब जवाब आप देखें स्ट्रगल तो उस मजदूर का है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। तो मैं अपना स्ट्रगल कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो अगर आप कोई भी पोस्ट आज इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं या यूट्यूब पे लगा रहे हैं तो वो एक फिल्टर के थ्रू गुजरती है। वो फिल्टर देखता है क्या ये कंटेंट लाइव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या एआई की वजह से जॉब मार्केट में चेंजेस बहुत आएंगी, ले ऑफ्स भी होंगे और हो भी रहे हैं। एक रियलिटी है जो हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट क्रिएट हो रहा है। ऑपरेशनल टैक्टिकल टास्क बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो रही हैं। वो कोड था जो मैंने मेहनत से और सही डायरेक्शन से क्रैक किया। आपका जो मैसेज है आपने वो दूसरे को समझाना है। तो एक जो कोर चीज लोग मिस आउट करते हैं ना सीवी और इंटरव्यू सारे प्रोसेस में, वो ये है कि वो भूल जाते हैं उनकी ऑडियंस कौन है। उनको लग रहा होता है रिक्रूटर को पहले ही पता होगा मेरी कंपनी में जो ये एक्रोनिम मैं यूज कर रहा हूं। इफ यू डोंट वांट इट बैड इनफ देन यू शुड रिकंसिडर। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल पे हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को और ऐसी प्रोफाइल्स को इंटरव्यू करें, उनके साथ पॉडकास्ट करें जिन्होंने पाकिस्तान से या इंडिया से निकल के किसी और कंट्री में, स्पेशली यूरोप में आके सक्सेस हासिल की है। तो इसी सीरीज़ में आज मेरे साथ अब्दुर हैं। अब्दुर इज़ अ वेरी वेल नोन नेम इन डबलिन, स्पेशली डबलिन एक बहुत छोटी मार्केट है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो अब्दुर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स को और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को जो डबलिन आना चाहते हैं या टेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टू बिल्ड देयर ओन कैरियर्स। इसीलिए मैंने उनको आज इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। वालेकुम सलाम जवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो, दी ऑडियंस आई हैव वो ज़्यादातर जो हैं वो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया से, और वो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि स्पेशली टेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए जो आपकी जो गाइडेंस है और स्पेशली आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपने स्ट्रगल्स फेस किए और जो आपकी जर्नी है, वो आई थॉट कि बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही यूज़फुल रहेगी अगर लोग जान पाएँ कि आपने कैसे स्ट्रगल्स को ओवरकम किया और सक्सेस हासिल की। बिल्कुल, आई मीन इट विल बी ऑनर फॉर मी अगर किसी को आपके चैनल के थ्रू हेल्प हो और वो अपने करियर को बेहतर कर सकें उस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से, तो एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बिफोर वी गेट इनटू द टेक एंड द करियर, इफ वी कैन अंडरस्टैंड हु इज अब्दुर, वेयर यू कम फ्रॉम एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड बेसिकली। सही है। सो जवाब अगर निकाल दें सब हम कि मैं मेटा में था या मैं गूगल में था या मैं यूथ पार्लियामेंट का एक्स स्पीकर रह चुका हूँ, तो आई फील सबसे पहले आई एम अ ह्यूमन, फिर आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ पाकिस्तानी, और आई एम अ पर्सन हु एब्सोल्युटली लव स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का जुनून है मुझे। मुझे एक्सपीरियंसेस का जनरली बड़ा शौक है, चाहे वो मैं स्पोर्ट्स के थ्रू हासिल कर सकूं, चाहे मैं खाने के थ्रू या दूसरों के कल्चर के थ्रू या ट्रैवलिंग के थ्रू हासिल कर सकूं। तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ इन माई DNA, and I feel another thing which is part of my DNA is proving people wrong, including myself, in different stages of life. हम आपकी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी सारी जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं और जो मोटिवेशन होती है, काफ़ी हाई एनर्जी पे आप वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक आई वुड से कीप देम कमिंग। Thank you. वो बहुत ही इंस्पायरिंग होती है सबके लिए। अगर मैं करियर की बात करूं तो आप जिस करियर में अभी हैं, क्या हमेशा से यही प्लान था आपका जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे? आई फील हमेशा से ये प्लान नहीं था, और मेरा ख्याल से कई दफ़ा हमें रेट्रोस्पेक्टिवली जब हम देखते हैं ना पीछे की तरफ, तो बड़ा आसान होता है कि यार हाँ ये मैंने प्लान किया था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन रियलिटी कई दफ़ा वैसी नहीं होती, और जितना आप कॉन्फिडेंट कई दफ़ा दिख रहे होते हैं उन्हीं डिसीजंस में, उस मोमेंट इन टाइम में भी वो नहीं होता कई दफ़ा। और मेरे साथ भी ऐसे नहीं था। आई वॉजंट श्योर। आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस टू। सो अगर हम पीछे चले जाएं और बात करें, मैंने प्री इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी जो आपके पता है पाकिस्तान में इज़ वेरी पॉपुलर। तो मैंने पढ़ा साइंसेज अपने ए लेवल्स तक तकरीबन। मैं इस्लामाबाद से हूँ, वहीं मैंने अपना ए लेवल्स मुकम्मल किया, और उसके बाद मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, बिकॉज यू नो आई कुड डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने लम्स में अप्लाई कर दिया। लम्स में अप्लाई किया तो मेरा इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो गया, क्योंकि लम्स के सबसे पहले आपको एडमिशन आ जाते हैं। जब एडमिशन आया तो तब तक मेरा स्टैमिना पढ़ने का खत्म हो चुका था, और मैंने कहा एडमिशन हो गया तो अब चले जाते हैं। वो जाके पता चला कि मैं बिजनेस स्कूल में नहीं जा रहा, मेरा तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ। तो मैं बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। मैंने वो पढ़ना शुरू किया साल। अगेन आई वाजंट टू श्योर अबाउट इट, तो मैंने कहा अच्छा आई थिंक कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। लम्स के अंदर ही रहते हुए मैंने एक और पिवट मारा। मैंने कहा बिजनेस स्कूल में ट्रांसफर लेते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स थी उनकी कि मेरिट चाहिए, 2 या 3 सीट्स खुलती हैं साल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ कि जीपीए पहले साल कुछ मुनासिब था,
और उसकी बेसिस पे मुझे मेरिट के ऊपर उन्होंने सीट पे ट्रांसफर कर दिया। तो एक नई डिग्री आई थी, आई वाज अ बिट ऑफ अ गिनी पिग फॉर लम्स, लेकिन मैंने मैनेजमेंट साइंस के अंदर डिग्री ली, विच इज 60% यू कैन से बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड 40% इज डेटा एनालिटिक्स। आई फील इट वाज अ वंडरफुल डिसीजन नाउ व्हेन आई लुक बैक। उससे मैं बड़ा सीखा। और आपने बात की कि कितनी क्लैरिटी थी मेरे पास करियर की, देखिए क्लैरिटी नहीं होती। कई दफ़ा हम सोचते रहते हैं कि मैं उससे बात कर लूंगा या मैं सोचूंगा, प्लान बनाऊंगा, तो बड़ा ज़रूरी होता है। आपको एडवाइस लेना बड़ा ज़रूरी है, प्लान बनाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कई दफ़ा जब तक आप एक्शन ना लेना, आपको एक्चुअली चीज़ों का नहीं पता चलता। तो मैंने क्या किया, मैंने जो यूनिवर्सिटी वाला टाइम था, मैंने हर समर को मैंने कोशिश की मैं ज़ाया ना करूं। मैंने इंटर्नशिप्स करना शुरू की। मैंने पहली इंटर्नशिप की एनजीओ के अंदर, मतलब पाकिस्तान सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान एक है एनजीओ, जो उन लोगों के इंटरव्यूज करती है, आर्काइव करती है स्टोरीज, इसी तरह जिस तरह आप कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टीशन देखी थी। अब मेरा लेना देना कुछ भी नहीं था उसके साथ, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने कहा समर में घर बैठने से बेहतर है मैं वो करके देखूं कि होता क्या है, काम क्या होता है। मैंने वहां किया, रगड़े खाए, बड़ी मतलब छोटी सी जॉब मैंने उधर की। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आया तो मैंने कहा दोबारा इंटर्नशिप करते हैं। मैंने एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग है यूके की फर्म, उधर की। साथ ही साथ एक मास्टर यू पार्क स्कूल है इस्लामाबाद के अंदर, हु इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब फॉर द लास्ट 35 ईयर्स अप्रॉक्सिमेटली। एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया उन्होंने फ्री का, और करते 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 फिर 200-250 बच्चे हो गए उनके स्कूल में। तो मैंने उधर भी पढ़ाना शुरू कर दिया समर में। जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत मार्केटिंग की नॉलेज थी, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसकी मार्केटिंग कैंपेन्स करके, इसको प्रॉपर हम फंड रेजिंग करके स्कूल खड़ा करें। तो एक वो विजन था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया और हमने स्कूल बनाया। उसके बाद मैंने तीसरे साल में फिर एक और इंटर्नशिप, मैंने कहा अब गवर्नमेंट का टेस्ट लेते हैं, तो मैंने फिर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में काम किया। और उससे नेक्स्ट ईयर पे मैंने कहा अब कॉर्पोरेट की फील्ड लेते हैं, तो मैंने फिर एंग्रो फूड्स के अंदर इंटर्नशिप की। तो आई थिंक इसके बाद मेरे पास काफ़ी डेटा एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो गए थे सारे एक्शन से, जिसने मुझे नॉलेज दी कि अच्छा रियलिटी क्या है। क्योंकि देखें, आप जब एडवाइस भी लेते हैं ना, तो हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा होता है आपको। जब आप एक्चुअली उसमें डिप होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी रियलिटीज, कल्चर, काम क्या है, अपने पर्सपेक्टिव को बनाने का मौका मिलता है। तो वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर फाइनल ईयर में हमने जब कहा कि अब जॉब हम अप्लाई करते हैं, तो मुझे 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 एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छी खासी रिजेक्शंस आई मुझे। बहुत रिजेक्शंस आई। हालांकि मुझे था कि मैंने 5-6 इंटर्नशिप्स की हैं, तो रिलेटिवली बाकियों से ज़्यादा की हुई हैं, लेकिन आई फील लाइक फेयर बिट ऑफ रिजेक्शंस मुझे आई, और वो एक रियलिटी चेक था और बड़ा एक लो पॉइंट था। क्योंकि मुझे क्योंकि जब आपको रिजेक्शन आती है ना, और रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहा है, और मुझे 50-70 रिजेक्शन तो उसी वक्त यूनिवर्सिटी में ही आ गई थी, तो आपको लग रहा होता है कि देयर इज मे बी समथिंग रॉन्ग विद मी। और वो एक बड़ी फाइन लाइन होती है, असल में नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग है ना, वो आपको बता रहा होता है, तो जिसको आपको रीवायर करना पड़ता है। तो आई फील वो एक इंटरेस्टिंग टाइम था जब लाइक आई टुक अ बिट ऑफ अ पिवट। और मैंने उसके बाद सोचा कि यार अच्छा चलो, रिजेक्शंस आ रही हैं, हर जगह अप्लाई करते हैं। आखिर में अल्लाह का शुक्र, आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ स्टार्टअप। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या मैं एक दुनिया की मानी जानी एफएमसीजी है उससे मुझे ऑफर आ गई एंड पे, और दूसरी मुझे एक स्टार्टअप से आई। और मैंने जब ये डिसीजन लिया तो लोग बड़े शॉक में थे कि यार तुमने इतनी अच्छी जॉब, क्योंकि हमारे जमाने में उसमें टेक वाज़न्ट दैट पॉपुलर। तो मैंने उसको नो कहा। वहां सैलरी भी मेरी डबल थी, बोनस भी था, गाड़ी भी थी, होटल में स्टे था, लॉन्ड्री भी हो रही थी, सारा कुछ ऑटोमेटेड था। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एक लम्स का ग्रेजुएट ड्रीम कर सकता है, वो उस वक्त मुझे मिल रहा था, और उसको मैंने नो कहा, विच वॉज अ वेरी नॉन ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ डिसीजन। एंड आई जॉइंड अ स्टार्टअप कॉल्ड OLX। उस वक्त मैं 10th एम्प्लॉई था उधर, और मतलब वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया मेरे लिए। और फिर मेरी टेक में एंट्री हुई। टेक में जब एंट्री हुई तो वहां से मैंने देखा कि टेक में अब टॉप क्या है। मतलब मैंने ड्रीम करना शुरू किया कि टेक में तो आ गए, व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो फिर बिग टेक ही था। ऑल दो ना ऑफिस पाकिस्तान में हैं ना, अब खैर गूगल का खुल गया, लेकिन उस वक्त नहीं थे। अभी भी एक बड़ा छोटा सा ऑफिस खोला है रिसेंटली। लेकिन मेरे लिए था कि अच्छा हम इसको अब किस तरह कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट ब्रेक करनी है पाकिस्तान से बैठ के। सब कहते थे इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, लेकिन मुझे था कि मैं जब तक खुद ट्राई नहीं करूंगा ना, तो आई वोंट नो। तो बस फिर उसकी जुस्तजू स्टार्ट हो गई, और उसमें भी माशाल्लाह अच्छी खासी रिजेक्शन इकट्ठी की पहले तो। नहीं, ज़बरदस्त। आपका आपका जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही इंस्पायरिंग आई थिंक सबके लिए। ये स्पेशली लम से जो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मुझे भी आते हैं जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं और अब वो निकल के वो बेसिकली ये गेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। बिजनेस इज़ अ वाइड फील्ड, राइट? सो जी। उसमें चूज़ करना है कि कौन सी सब फील्ड के अंदर जाना है, कौन सी डोमेन पकड़नी है। जब आपको रिजेक्शन आ रही थी, जब आप लम से निकलने वाले थे और आपका ख़त्म हो रही थी डिग्री, उस वक्त आप कौन सी फील्ड अप्लाई कर रहे थे बेसिकली जिसमें आपको रिजेक्शन? आप यकीन माने, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है। बैंकिंग में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने कंसल्टिंग, मेरा बड़ा मूड था कंसल्टिंग ज्वाइन करने का। बायोटेक साइड पे, मैंने एफएमसीजी साइड, आप यकीन माने के इलेक्ट्रिक को भी मैंने अप्लाई किया। मुझे के इलेक्ट्रिक वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने भी जॉब नहीं दी।
और बड़े और कंपनीज जो आप मतलब पाकिस्तान में अक्सर सुनते होंगे, मेरा ख्याल से मुझे मेजॉरिटी से रिजेक्शन आएगी। सही। और OLX में जब आप आए तो OLX में किस फील्ड में आप आए, क्या टाइटल था, कौन सी क्या काम था उधर? इंटरेस्टिंग था। सो मेरे लिए जो आई थिंक सबसे फैसिनेटिंग चीज थी वो यही थी कि OLX में काम क्या होगा। मेरा सारा फोकस लर्निंग पे था कि मुझे लर्निंग क्या मिल रही होगी। तो वहां पे मुझे उन्होंने बिजनेस इंटेलिजेंस की टीम डेवलप कर रहे थे वो, विच इज़ अ वेरी फार फेच कॉन्सेप्ट उस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। तो उसमें उन्होंने मुझे हायर किया और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि एक स्टार्टअप था, BI टीम थी, विच इज़ लाइक इंटरनल कंसल्टिंग टीम, लेकिन डेटा एनालिटिक्स से पावर्ड थी वो। तो एक तो मैं हार्ड स्किल्स वहां सीखा, SQL, डैशबोर्डिंग और ये तमाम चीज़ें वहां सीखा, थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन सबसे जो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मुझे वहां मिली ना, एक मेंटोर्स मिले बहुत अच्छे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मैं आज भी कॉल आउट करूंगा। अमार हसन है जो कि दराज के CMO भी थे, वो मेरे बॉस थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। बिलाल बाजवा CEO थे, उन्होंने बड़ा मुझे मेंटोर और गाइड किया और उन्होंने ही मुझे टेक्निकली कन्विंस किया था टू नॉट टेक द FMCG जॉब और OLX ज्वाइन करूं। फिर फहादुल्लाह हुसैनी, इस तरह बहुत लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बड़ा सिखाया ऑन द वे, और मैं अभी भी बड़ा एट्रीब्यूट करता हूं उनको क्रेडिट फॉर वेयर आई एम एट द मोमेंट। उसके अलावा देखिए, स्टार्टअप में जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना, स्पेशली एज ए यंग ग्रेजुएट, वो आपके पास ये होता है कि आप एक बर्ड्स आई व्यू से पूरी कंपनी को देख सकते हैं। क्योंकि साइज छोटा होता है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी ट्राई आउट कर सकते हैं, एम्पावर्ड भी होते हैं। तो बड़ी यंग एज पे मुझे वो एक्सपोजर मिला टू बी एबल टू सी कि अच्छा हर डिपार्टमेंट में होता क्या है एंड व्हाट रेजोनेट्स विद मी। आई वर्कड इन प्रोडक्ट एनालिटिक्स, मैंने उधर भी काम किया। मैंने फिर ग्रोथ एंड रिटेंशन टीम थी, उसमें भी काम किया। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी काम किया, MMMs पे, TVC एट्रीब्यूशन पे। पहली हमारी कंपनी थी जिसमें हमने एट्रीब्यूशन मॉडल बनाया। तो बड़ा कमाल का काम हो रहा था। और फिर इवेंचुअली मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग लीड करना शुरू हो गया, जिसमें गूगल, फेसबुक मेजॉरिटी थे जिनके अंदर एडवर्टाइजमेंट इन दीज चैनल्स। तो बड़ा वेल राउंडेड मुझे एक्सपीरियंस मिला इन सारी तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर, विच हेल्प मी मेक फर्दर डिसीजंस। में इवेंचुअली मैं टेलीनॉर चला गया, मैंने एज ए प्रोडक्ट मैनेजर पर काम किया और अगेन यही एक्सपीरियंसेस वहाँ भी यूज़ किए। और उससे आगे जब मैं मेटा और गूगल आया तो वहाँ भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में अपने OLX के एक्सपीरियंसेस कोट किए। यही आई थिंक रूट है जो ज़्यादातर यंग प्रोफेशनल्स को रिकमेंडेड भी होता है कि स्टार्टअप्स में जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। बेसिकली स्टार्टअप्स में जाके, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, आपके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्ड टीम नहीं होती, तो आप बेसिकली ज़्यादातर काम खुद ही कर रहे होते हो। उसमें आपकी जो लर्निंग होती है वो शायद कहीं और नहीं होती आपकी। बहुत तो learning आई होती है थिंक वो जंप जो है वो लेनी चाहिए शुरू, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। आई थिंक दैट्स व्हाट गिव्स यू एन एज एज वेल। और आपका जो एक्सपीरियंस मैंने समझा है वो ये कि वो सिर्फ मार्केटिंग या सिर्फ बिजनेस का नहीं है, वो बड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज यू सेड, दैट जी। गिव्स यू एन एज। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल से एक और स्किल सेट जो बड़ा जरूरी है करियर के अंदर, वो होता है बिजनेस एक्यूमेन। और बिजनेस एक्यूमेन आपको स्टार्टअप्स में बड़ा आसान हो जाता है और इजी हो जाता है डेवलप करना, क्योंकि आप हर चीज को बड़ा एक होलिस्टिक एंगल से देख रहे होते हो। और आप देख रहे होते हो कि आपस में डिपार्टमेंट्स किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर ऑपरेशंस हो गया, उधर जब क्यूरी जाती है तो उसको किस तरह अगर हैंडल करें तो उससे रिटेंशन पे क्या इंपैक्ट होता है। बड़ी कंपनीज में इस तरह के कोरिलेशंस और कॉजेशंस देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक स्टार्टअप आपको बिल्कुल ये इनेबल करता है। और आपकी एक चीज़ जो मैंने नोटिस की आपकी वीडियोस में भी, वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। आपका आपका जो बिजनेस एक्यूमेन है या आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी क्लियर और क्लैरिटी के साथ है। हाउ डू यू सी दैट एज एन एडवांटेज दैट यू हैव इन योर करियर? सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे लगता है बिल्कुल इसका एडवांटेज है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि मैं पैदा हुआ था और मैं पैदा होते ही तकरीरें करना शुरू हो गया और बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन थी मेरी। बड़े मुश्किल टाइम्स भी बीच में आए। मुझे याद है ल्यूमन एक होता था, MUN, तो हमने साइन अप कर लिया उस वक्त, बस शुगर के लिए, शुगर मेले के लिए जाते थे। जब गए तो वहाँ जब मेरी बारी आई बोलने की, तो मतलब आई जस्ट स्टूड अप, 100 लोग थे मेरे इर्द एंड आई फ्रोज, क्योंकि मुझे इतनी नर्वसनेस और इतनी टेंशन थी कि यार ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि उसी हिचकिचाहट के अंदर वो नर्वसनेस का साइकिल बढ़ता चला गया और मतलब मेरे वर्ड्स लिटरली इधर फंस गए गले के अंदर, राइट, निकल ही नहीं रहे थे। और मैंने बड़ी फजूल एक दो सेंटेंसेस बोल के टूटी फूटी अंग्रेजी में मैंने बोली और मैं बैठ गया। और मतलब उसके बाद ये सिचुएशन थी कि मुझे था कि ज़मीन खुले और मैं किसी तरह ना मेल्ट होके सिंक कर जाऊं इसके अंदर, क्योंकि मैंने क्या बोला है। लेकिन आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग, जो मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। मुझे पसंद मतलब एक साइड होती है जो मेरी थोड़ी डर रही होती है, लेकिन एक साइड होती है कि वो कहती है कि यार अच्छा चैलेंज है ना, इसको किसी तरह बीट करना है, ये मैं नहीं कर सकता, मैंने करना है। और ये आई थिंक स्पोर्ट्स से शायद बहुत आया मेरे अंदर। क्रिकेट के अंदर आपको मार पड़ती है, आप गिरते हो, आपको फिर उठना होता है। ये नहीं होता कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, छक्का पड़ा है आपको और अब आप हार मान जाए। आपको दिल जिगरा चाहिए होता है उस तरह की मोमेंट में। और वहां से मैंने आई थिंक बड़ा सीखा है। और आपकी जिंदगी भी एक पजल की तरह होती है,
मुख्तलिफ pieces kind of combine to tell that eventual story and help you succeed throughout different phases of life. तो कम्युनिकेशन मैंने सीखी है ओवर टाइम. मैंने इस पे बहुत अटेंशन दी अपने रिलेटिवली जब मैं यंग था. आई थिंक यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा पहले मैंने इस पे फोकस करना शुरू किया और इवेंचुअली फिर मैंने जर्मनी के अंदर MUN कॉन्फ्रेंस भी चेयर की. मैं डिबेटिंग कोच भी रहा, जज भी रहा. तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दैट मोमेंट जहाँ अंग्रेज़ी भी बुरी होती थी, इंग्लिश की टीचर भी मुझे बड़ा डांटती थी और वहाँ से फिर अपने आप को सिखाया. और मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज़ दैट वन स्किल सेट विच विल कंटिन्यू टू बिकम इम्पोर्टेंट. और मेरा ख्याल से इसमें आपकी एवोल्यूशन भी कभी नहीं रुकती. मैं जब मेटा आ गया था तो शायद काफ़ी लोग कहें कि यार अच्छा अब तो मेटा आ गया, अब इंटरव्यूज भी क्लियर हो गए क्या. जब मेटा आया तो मैंने जब काम सीख लिया और मुझे ईज पे मैं कंफर्ट लेवल मेरा बढ़ गया तो मैंने तब कम्युनिकेशन कोच हायर किया अपने लिए. मैंने उससे 10 सेशंस लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन को समझा, अंदर जो दिमाग की जंग चल रही होती है, और फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ भी मौका मिलता है अक्सर जाने का और गूगल को रिप्रेजेंट करने का. मैं अपने आप को अभी भी ट्रेन करता हूँ. AI के कुछ टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो मुझे फीडबैक देते हैं कि मेरे फिलर वर्ड्स में लेट्स से यूज़ कर रहा हूँ, मैं वीक ऑन वीक कितने फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा या कम, क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, क्या बेहतरी आ सकती है. और अभी मैं अगेन टॉक्स में हूँ. एक लंदन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी उनसे बात चल रही है टू हायर देम एज अ कम्युनिकेशन कोच फॉर माई सेल्फ अगेन. क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, आप सीनियर होते रहते हैं करियर में, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी इवॉल्व करती हैं. तो अब मेरा उनसे भी फोकस है कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ. बिकॉज ये आई थिंक AI के एरा में ना कम्युनिकेशन एंड द एबिलिटी टू डील विद पीपल will drive 80% of your career success. तो वी गो बैक टू योर करियर जर्नी. आपने टेलीनॉर में काम किया प्रोडक्ट लीड, उसके बाद आप बेसिकली मेटा में कैसे पहुंचे? मेटा तक की आपकी जर्नी कैसी थी? यार इंटरेस्टिंग था. तो मैंने मेटा में एक्चुअली अप्लाई करना शुरू कर दिया था जब मैं OLX में था ना. मैंने तब से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था. मैंने गूगल भी बहुत अप्लाई किया, इन दोनों ने मुझे बड़ा चंगा भला रिजेक्ट किया. तो मुझे बड़ी रिजेक्शंस आई. उसके बाद मेटा में मैं इस तरह पहुंचा कि मैंने सेकंड हैंड iPhone 6 खरीदा था. उस सेकंड हैंड iPhone 6 ने मुझे मेटा में पहुंचा दिया. हाँ, इसकी स्टोरी मुझे जाननी है बेसिकली. अच्छा, क्या था? इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि यूनिवर्सिटी में था थर्ड ईयर के अंदर. तो पैसे तो होते नहीं थे तो इकट्ठे करने होते थे. तो मैंने टीएशिप शुरू की थी. मैं टीचिंग असिस्टेंटशिप कर रहा था अपनी लम्स के अंदर. मैंने 2-3 की, उससे मैंने थोड़ी सेविंग बनाई और उस सेविंग से मैंने सोचा कि अच्छा फाइनली ना मैं अब एक नया फ़ोन लेता हूँ. सो नेक्सस आता था, मैंने नेक्सस और आईफोन में कन्फ्यूज था. मैंने कहा नहीं, iPhone 6 लेते हैं. सेकेंड हैंड ही लेना था, इतना ही बजट था. मैंने सेव अप किया. मैंने फेसबुक के ऊपर बाय एंड सेल ग्रुप्स होते थे, उधर मैंने पोस्ट किया आई नीड एन iPhone 6. लोगों ने कमेंट किया नीचे, बहुत लोगों ने कमेंट किया सरप्राइजिंगली, इस्लामाबाद बाय एंड सेल के उसमें सेक्शन में. और उसमें एक बंदे ने लिखा कि मेरे पास ना वारंटी है. तो वो एप्पल केयर प्लस होता है, क्या होता है. मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है. तो मैं उससे मिला जाके, वो अपने दोस्तों के साथ कढ़ाई खाने इस्लामाबाद आया हुआ था पिंडी से. मुझे फ़ोन अच्छा लगा, हमारी डील डन हो गई. अगले दिन मैंने फ़ोन खरीद लिया उससे. लेकिन उसी शाम जब मैं वापस आया तो वो फ़ोन बंद हो गया. मैंने जब इंटरनेट पे रिसर्च की तो उन्होंने कहा जिस तरह हेल्थ की आप रिसर्च करते हैं ना, आपको गूगल कहता है कैंसर हो गया आपको. तो इसी तरह उन्होंने कहा आपके फ़ोन को भी कैंसर हो गया और ये मर गया, ये ब्रिक हो गया. और ब्रिक जब हो जाए आईफोन तो ये नहीं सही हो सकता. मैं ज़ाहिर है घबरा गया. मेरी सारी सेविंग्स लगी हुई थी. सेकंड हैंड टेक पहली चीज़ मैंने खरीदी थी, जो कि बहुत रिस्की डिसीजन था पाकिस्तान के इकोसिस्टम में. मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा यार ये आपने मुझे जो फ़ोन बेचा है प्लीज़ आप वापस ले लें, क्योंकि ये तो चल नहीं रहा, ख़राब है. तो उसने मुझे कहा कि यार तुम जो है ना टेंशन नहीं लो, मैं एप्पल का सर्टिफाइड टेक्नीशियन हूँ, मैं तुम्हें ना फ्री का ठीक कर दूंगा. कि यार ये बंदा थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है, लेकिन चलो मतलब मैं और क्या कर सकता हूँ, हम करते हैं. एक कैफ़े था, हम उधर जाके मिले, चाय शाय पी हमने. वो टेक्नीशियन था, हम बैठे, उसने फ़ोन ठीक कर दिया, लेकिन 3 घंटे लगे उस प्रोसेस को. उसने लोडिंग पे लगाया. मीनवाइल हमारी अच्छी गपशप लग गई. उसकी खुद भी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी. खैर ये बातचीत हुई, हम फेसबुक पे फ्रेंड्स बन गए और ये बात खत्म हो गई. मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते. अब वो क्योंकि मेरे फेसबुक पे एडिट था, तो 2 साल बाद तकरीबन मैंने उसकी एक फेसबुक पे अपडेट देखी, तारिक हैज जॉइंड फेसबुक. तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार एक फ्रीलांसर जिसकी डिग्री भी नहीं है, उसने फेसबुक ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरी ड्रीम है, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि पॉसिबल है. तो आई फील वहां से मुझे थोड़ी होप मिली कि यार ये कनेक्शन एक है, ट्राई करते हैं. वो मुझे शायद जानता भी ना हो अब, लेकिन मैंने उसको मैसेज किया. मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम था जितना रोल रिक्वायर कर रहा था. उस पर मैंने उसको कन्विंस किया कि मेरा स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है, विच इज़ नॉट द सेम एज एनी अदर कंपनी. तो स्टार्टअप का जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा, मतलब मैं कम टाइम में आप ज़्यादा सीख लेते हैं. खैर आई कन्विंस्ड हिम, आई वाज वेरी रेलेवेंट. मैंने अपना बड़ा टेलर्ड किस्म की पिच बनाई. आई फील नैरेटिव्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. दुनिया ना नैरेटिव्स पे चलती है. मेरा नैरेटिव स्ट्रॉन्ग था. कस्टमर ऑप्स के एरिया के अंदर मैंने OLX में काम किया था. और यही ब्यूटी होती है व्हेन यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप, कि आपको इतनी मुख्तलिफ चीज़ें, डोमेन्स मिल जाते हैं एक्सपीरियंस करने को, कि आप कुछ भी पिच कर सकते हो.
उस वक्त आपको ख्याल ये रखना होता है कि आप रेलिवेंट अपने आप को पिच करो। अगर आपने 6 एरियाज में काम किया है, आपने एक पिच करना है, बिकॉज दैट इज रेलिवेंट, नॉट द अदर 5 एरियाज व्हिच यू और योर कंपनी मे हैव थॉट कि वर अमेजिंग आउटपुट्स दैट यू गेव। तो खैर मैंने उसको दिया, उसने मुझे रेफर किया, मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। मेरे लिए तो मतलब गूज बम्स थे। ये बात हो रही है फेसबुक के कौन से ऑफिस की, कौन से कंट्री में? ये पाकिस्तान की बात? फेसबुक आयरलैंड की बात हो रही है, क्योंकि फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में तो नहीं है, अभी भी नहीं तो है। आप आयरलैंड में अप्लाई कर रहे थे उस वक्त? मैं हर जगह अप्लाई कर रहा था। मैंने यूएस भी अप्लाई किया था, मैंने सिंगापुर भी किया था और आयरलैंड भी किया था। सिंगापुर आयरलैंड थोड़ा फिर भी सीन बन जाता है डायरेक्टली आने का, यूएस तो मुश्किल है, लेकिन एनीवे लोग जाते हैं फिर भी। बट मेरा फिर आयरलैंड में ये प्रोसेस शुरू हुआ। पहला इंटरव्यू हुआ, दूसरा हुआ, और मैंने कहा आपके पास ना अपॉर्चुनिटी इस तरह की ना बड़ी कम दफ़ा आती है ज़िंदगी में, जब खटखटाए और आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है तब, एंड वो जब आप खोलें ना और सामने खड़े हों, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने दबा के मेहनत की। उस वक्त लाहौर में मैं काम कर रहा था OLX में, तो मैं लाम्स यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती थी, उधर जाके मैं पढ़ता था रात को। तो सुबह नौकरी की, रात को फिर जाके मैं पढ़ता था। इसी तरह मेरा फाइनल है, तो अच्छे खासे नोट्स बना रहा हूँ। AI तो होता नहीं था तब, इधर उधर से जाके लोगों से पूछ पूछा के, लोग भी इतने नहीं थे कोई खास जिनको मैं जानता हूँ। तो बहुत तैयारी की। उसके बाद फिर मैंने अगला राउंड दिया, विच इज द बिजनेस स्क्रीनिंग राउंड, वो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर फाइनल लूप में गया, तो बिल्कुल ही मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस टाइम वो जीमेल पे आता था ना कि @facebook.com से जो मेटा है, लेकिन ईमेल आई है, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी और थ्रिल होती थी अंदर। तो मैंने कहा आई कांट लूज इट। मैंने फिर तैयारी की, फाइनल लूप की, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव इंटरव्यूज होते हैं आपके, वन आफ्टर द अदर, 45 मिनट्स के। वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किए, और फिर एकदम से गायब। अच्छा। कोई न्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मेटा वालों से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, रिक्रूटर से कुछ अपडेट ही नहीं आ रही। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट होप, क्योंकि 4 महीने अब गुजर गए थे। 5वें महीने मुझे जाके फाइनली ये कॉल आती है सिंगापुर से, क्योंकि रिक्रूटमेंट सिंगापुर में थी उस वक्त इस रोल की, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव है और आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो रोल अब है ही नहीं। तो कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, रोल इज नो लॉन्गर देयर, बट थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग विद अस। तो मेरे लिए बड़ा वो एक हैवी मोमेंट था, क्योंकि मैं हर सुबह उठ के उस जीमेल पे ईमेल का इंतजार करता था, आज फेसबुक से आएगा। ऑफिस के अंदर काम कर रहा होता था, मेरा दिमाग उधर ही लगा होता था कि अब ईमेल आएगा, अभी फोन बजा, शायद ये फेसबुक का ईमेल हो। 5 महीने इनटू 30 डेज कर लें, 150 डेज कोई अपडेट नहीं थी, और उसके बाद फिर सडनली ये अपडेट आती है कि बहुत अच्छे आपकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन सॉरी रोल नहीं है। तो आई मीन दैट अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ स्टॉप्ड ओवर देयर, लेकिन आई डिड नॉट स्टॉप। मेरा ये था कि एक जगह पे जहाँ पे मुझे थोड़ा सैडनेस भी थी, एक जगह पे उम्मीद की किरण भी जाग गई कि यार पॉजिटिव फीडबैक आया है मेरा, तो आई वाज डूइंग समथिंग राइट। तो इसका मतलब ये है कि बस कोशिश करनी है, और चुप करके हम लगे रहेंगे, अल्लाह की बेहतरी होगी। शायद अभी टाइमिंग बेहतर नहीं है, तो शायद हो सकता है बाद में बेहतरी हो। एग्जैक्टली यही हुआ। तकरीबन 1.5 साल बाद उन्होंने मुझे रीच आउट किया वापस, कोविड के दिन थे, और उन्होंने कहा कि देयर इज अ सिमिलर रोल, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इंटरव्यूइंग विद अस। उस वक्त मैं टेलीनॉर में आ गया था, तो मैंने उन्हें कहा व्हाई नॉट, मतलब आई एम हैप्पी टू इंटरव्यू, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा लेकिन इंटरव्यूज आपके सारे दोबारा होंगे। मैंने कहा यार आप देख लें, आपके फीडबैक है, सब कुछ है। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी है, ऑल्दो रोल इज वेरी सिमिलर, लेकिन 12 महीने के अंदर अगर तो इंटरव्यू आप देते हैं, फिर हम कंसेशंस कर लेते हैं, इस पे नहीं हम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना फाइट विद यू, देते हैं इंटरव्यू, एक और चैलेंज है, दोबारा करते हैं। अब वो जाहिर है मैं तो भूल गया था 2 साल बाद क्या सिचुएशन है, रोल फर्क, मेटा फर्क, दुनिया फर्क, दोबारा तैयारी पे लग गए। ये बात है 2020 की? यार ये बात है 2020 की, बिल्कुल 2020 के फेब में उन्होंने मुझे रीच आउट किया। मैंने दबा के तैयारी शुरू की, फिर से रिसर्च, सारा कुछ मैंने किया। मुझे बड़े लोगों ने हेल्प किया इस पूरे प्रोसेस में। मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। पाकिस्तान का आपको पता है इंटरनेट कैसा होता है, जब इंटरव्यू हो रहा होता था तो मैं ऊपर अपने रूम में जाके इंटरव्यू देता था, तो नीचे जो है ना सबके इंटरनेट वो बंद कराना पड़ता था मुझे, कि वहाँ का इंटरव्यू मैसअप ना हो। तो बड़ा उसमें मुझे सबने सपोर्ट किया हर लिहाज से, क्योंकि दे न्यू कि इट वाज अ बिग ड्रीम फॉर मी, और उसको सपोर्ट किया। मेरी वाइफ ने स्पेशली बड़ा सपोर्ट किया, हु इज नॉट फ्रॉम टेक उस टाइम पे, और शी हैड नो आइडिया, बट शी डिड माई मॉक इंटरव्यूज, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग, इट टेक्स अ विलेज टू काइंड ऑफ हेल्प यू गेट थ्रू समथिंग, गेट समवेयर। तो बड़ा क्रेडिट जाता है सबको। आई फील इट वाज जस्ट मी, और मैं इसे स्ट्रगल भी नहीं कहूँगा। मतलब जवाद आप देखें, स्ट्रगल तो उस मजदूर का है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। तो मैं अपना स्ट्रगल कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अल्लाह का शुक्र है कभी खाने का मसला नहीं था, कभी ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो चैलेंजेस थे ये ज़रूर, और चैलेंजेस में बड़े लोगों ने साथ भी दिया है, और अल्लाह ने सबसे बड़ा लाइक मेरे अल्लाह में यकीन था कि बेहतरी होगी, बेहतरी होगी।
अभी नहीं हो रहा तो जब भी होगा बेहतर होगा, मुझे बस लगे रहना है। मेरा काम ये है कि मैं कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली मेहनत करता रहूं और उसको अचीव करूं। और यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार जब मेटा के अंदर इंटरव्यूज हुए तो वो बारी बारी क्लियर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल भी क्लियर हुआ। एंड देन बड़ी इज्जत से उन्होंने आयरलैंड लेके आए। आप आयरलैंड कब आए हैं? 20? अब मैं आयरलैंड आया हूँ 2020 के एंड पे। उस वक्त कोविड आ गया था तो डिलेज थे वीजा प्रोसेसिंग में एंड ऑल, बट दे गेव मी अ क्रिटिकल स्किल परमिट वीजा। पहले सॉरी क्रिटिकल स्किल परमिट लगा पहले, उसकी बेसिस पे फिर वीजा अप्लाई हुआ। वो करते करते 6 महीने हो गए और मेरी जो ज्वाइनिंग डेट थी उसको भी वो पार कर गया। वीजा एक दिन पहले आया और मैं बड़ा घबरा रहा था। मैंने कहा मैं पैकिंग करके कैसे निकलूँ एक दिन में। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करें, आपकी ज्वाइनिंग डेट हम जनवरी में कर देते हैं। और आप आपकी वाइफ आपके साथ ही मूव हुई थी उस वो मेरे साथ ही हुई थी। क्रिटिकल स्किल परमिट का यही फायदा है कि यू कैन काइंड ऑफ मूव विद द फैमिली, योर स्पाउस कैन आल्सो वर्क ऑन योर क्रिटिकल स्किल परमिट। तो उस चीज़ का डेफिनेटली मेरे पास एडवांटेज था। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान से हुआ है, राइट? सो अगर आप अपनी वर्थ दिखा सकें ना, जिसको मैं टर्म कहता हूँ इज विजिबल कॉम्पिटेंस, ये बड़ी ज़रूरी है आजकल के करियर्स में। अगर यूर विजिबली कॉम्पिटेंट, जिसका मतलब ये यू नीड टू बी कॉम्पिटेंट, बट सेकेंडली यू नीड टू बी विजिबल, बी एबल टू सेल योर सेल्फ, तो देन यू कैन अचीव एनी सॉर्ट ऑफ ड्रीम रोल फ्रॉम एनीवेयर। और यही हुआ और मुझे मेटा ने फिर ऑफर दी, बिजनेस क्लास पे लेके आए, कंटेनर दिया कि आप मूव कर सकें सारी चीज़ें अपनी, और अकोमोडेशन सारी चीज़ें उन्होंने दी जब मैं इधर आया टू जस्ट सेटल माई सेल्फ। ये कौन सा रोल था, ये क्या फील्ड थी जिसमें आप आए? सो ये इंटरेस्टिंग फील्ड थी। इसको जनरली इंडस्ट्री में ट्रस्ट एंड सेफ्टी कहा जाता है। मैं ट्रस्ट एंड सेफ्टी में मैंने ज्वाइन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार टेलीनॉर में प्रोडक्ट मैनेजर। अभी जैसे लम्स के स्टूडेंट्स बैठ के वीडियो देखेंगे तो वो क्या फील्ड चूज करेंगे जिसके थ्रू वो उस टाइटल पे आ सकें जिसमें आप आए? ट्रस्ट एंड सेफ्टी तो बड़ा डिफरेंट स्कोप है। बड़ा डिफरेंट स्कोप है जो कि स्पेशली मैंने काम पहले किया उससे। लेकिन अगेन मैंने OLX में एक प्रोजेक्ट किया था कुछ महीने के लिए जो मैं पकड़ सका, और वो था ही सारा कंटेंट मॉडरेशन पे। ट्रस्ट एंड सेफ्टी इज ऑल अबाउट कंटेंट मॉडरेशन। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो अगर आप कोई भी पोस्ट आज इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं या यूट्यूब पे लगा रहे हैं तो वो एक फिल्टर के थ्रू गुजरती है। वो फिल्टर देखता है क्या ये कंटेंट लाइव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या हमारी ये पॉलिसीज को वायलेट तो नहीं करता। अगर वायलेट करता है तो उसको निकाल दिया जाता है, वरना बाकी सारा फिल्टर होकर लाइव चला जाता है। तो मैं उस टीम में था जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंटेंट मॉडरेशन का आप एक तरह से कह लें ऑडिट करता था। उसका नाम हमारी मेजरमेंट टीम थी। तो आई वाज अ क्वालिटी मेजरमेंट स्पेशलिस्ट इन मेटा। बेसिकली हमें देखना होता था कि हमारे जो AI सिस्टम्स हैं क्या वो ठीक ऑपरेट कर रहे हैं, क्या जो हमारे ह्यूमन रिव्यूअर्स हैं वो ठीक तरीके से एक्शन कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि वो कंटेंट रिमूव कर रहे हैं जो नहीं रिमूव होना चाहिए, और कहीं ऐसे तो नहीं हो रहा वाइस वर्सा कि जो कंटेंट रिमूव होना चाहिए वो लाइव है प्लेटफॉर्म पे। तो उसके अंदर जो है प्राइमरीली हमने उसके अंदर मैंने काम किया। जमाना चेंज होता रहता है, टेक में स्पेशली बहुत चेंजेस आ रही हैं इस टाइम पे, AI की वजह से और ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, और BYC का भी मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँ कि हर कोई मेरी की हुई जो पटरी है या करियर ट्रैक है उसी को फॉलो करे। मैं जब BYC में भी बैठता हूँ किसी के साथ तो हम टेलर्ड प्रोग्राम बनाते हैं उसके हिसाब से, उसके पैशन, उसके स्किल सेट और मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इन तीनों का जहां ओवरलैप होता है वो स्वीट स्पॉट होता है जिसको हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आज कोई भी देख रहा है ये वीडियो और वो आना चाहता है इस तरीके से, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एरियाज टू एक्सप्लोर। देयर सेल्स का एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट गो टू मार्केट एक फील्ड है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर ट्रस्ट एंड सेफ्टी में भी गालिबन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन जाहिर है आजकल के ज़माने से आपको थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ट्रैक्स, लेकिन अभी भी मौजूद हैं, आपको ढूंढने हैं बस। ठीक है, ज़बरदस्त। अगर हम फिर मूव करें मेटा से गूगल में, कैसे आए आप? सो मेटा से गूगल इस तरह आया कि 1.5 साल तकरीबन मैंने जब मैं मेटा में गुजारा, मेरी प्रमोशन भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वॉज काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर एडवेंचर्स विद इन मेटा एट दैट टाइम। जब मेरी प्रमोशन हुई, मतलब मैंने कम्युनिकेशन कोच भी रखा, मैं अपने ऊपर काम कर रहा था लीडरशिप पे और इस तरह की तमाम चीज़ों पे। तो मेरा प्लान तो नहीं था मेटा छोड़ने का, लेकिन मुझे टिकटॉक ने और गूगल ने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स लिंक्डइन सो इम्पोर्टेंट। उन्होंने मुझे खुद रीच आउट किया, मैंने दोनों का प्रोसेस दिया पूरा। मेरा प्लान मुझे उस वक्त श्योर नहीं था, लेकिन मैंने दोनों का प्रोसेस दिया। टिकटॉक से मुझे पहले ही ऑफर आ गई और वो मुझे बड़े सीनियर रोल पे लेके आ रहे थे, 2 ग्रेड सीनियर। सेम फील्ड, ट्रस्ट एंड सेफ्टी? सेम फील्ड, ट्रस्ट एंड सेफ्टी में मुझे प्रोग्राम मैनेजर की ऑफर आई थी उनके एंड से, विद ऑलमोस्ट 50-60% पे बम्प। तो वेरी ल्यूक्रेटिव। लेकिन उस वक्त ही गूगल का भी चल रहा था प्रोसेस, लेकिन गूगल का मेरा चल रहा था प्रोडक्ट लीड के लिए, which gave me that pivot in career that I really wanted. That's हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें लोगों के लिए कि प्रोडक्ट लीड बेसिकली क्या होता है।
प्रोडक्ट लीड क्या होता है? तो मैंने जैसे मेंशन किया, मैंने प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम किया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी काम किया, तो वो मेरे लिए एक रेलेवेंट फील्ड थी। और ये जो प्रोडक्ट्स थे, ये गूगल एड्स की जो मेजरमेंट होती है ना पीछे, ये उसके प्रोडक्ट्स थे। प्रोडक्ट लीड क्या होता है? प्रोडक्ट लीड सिंपली पुट इज अ टीम व्हिच सिट्स बिटवीन आवर इंजीनियर्स हु आर मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड आवर कस्टमर्स हु आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। तो इसके दरमियान बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। मतलब इंजीनियर्स के साथ पीएम्स काम करते हैं, फिर ग्लोबल प्रोडक्ट टीम्स हैं, फिर हम हैं रीजनल प्रोडक्ट टीम्स, और फिर सेल्स टीम्स हैं, फिर कस्टमर। हम एक्ट करते हैं एज ट्रांसलेटर्स। हम गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, मैं जो इमिया के, यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के जो टॉप क्लाइंट्स हैं, उनको मैं कंसल्ट करता हूँ कि वो अपने मेजरमेंट प्रोडक्ट्स को फुली ऑप्टिमली किस तरह यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे मेजरमेंट, दिस इज एड मेजरमेंट, कि वो जितनी भी जो ट्रैकिंग होती है या जो इम्पैक्ट होता है एड का, वो किस तरह असेस कर सकते हैं टू मेक श्योर दे आर गेटिंग द बेस्ट ROI आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दे आर मेकिंग विद गूगल। तो मेरा ये प्रोडक्ट डोमेन है। और प्रोडक्ट लीड का काम मेनली होता है एक तो कंसल्ट करना, सेल्स को इनेबल करना। मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। मैं फिर गेस्ट स्पीकर के तौर पे जब जाता हूँ, तो हमारे जब प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। वाई शुड आवर क्लाइंट्स यूज दैम, व्हाट इज द सो व्हाट बिहाइंड दैम, उनके बिजनेस को क्या एडवांटेज है। और SMBs जो हैं, उनको प्राइमरीली मैं ग्रो करता हूँ इन प्रोडक्ट्स के और थ्रू। जो आप कस्टमर्स या क्लाइंट्स बोल रहे हैं वो बेसिकली एडवर्टाइजर्स हैं गूगल जी के। बिल्कुल, वो एडवर्टाइजर्स हैं जो गूगल पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। और ये स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, उसकी जो टॉप बुक है और अक्रॉस द लॉन्ग टेल, उस तरह के ये एडवर्टाइजर्स होते हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, इवेंट्स पे बोलता हूँ। और फिर वापस मार्केट फीडबैक लेके जाना इंजीनियर्स के पास टू डिक्टेट आवर प्रोडक्ट रोड मैप। ये एक दूसरा एलिमेंट कि है अगर मेरे रोल। कस्टमर को कोई चेंजेस चाहिए, प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो यू आर द टीम जो कि कम्युनिकेट जी करती है बिल्कुल, इंजीनियर। क्योंकि हम बड़े एक्सपर्ट हो गए होते हैं इतने लोगों से बात करके, डेटा को भी देख के, कि पैटर्न्स रिकग्नाइज कर सकें हम, कि अच्छा ये एक पैटर्न आ रहा है जो हम देख रहे हैं कि बेहतरी आ सकती है इधर, या एक कंटिन्यूसली फीडबैक हमें मिल रहा है क्लाइंट्स की तरफ से, तो वो फिर हम पास ऑन करेंगे टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि जब भी स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है टेक की, तो जब हम कैरियर इन टेक की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो लोगों के जहन में होता है वो ये होता है कि डेवलपर बनेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो टेक में बिल्कुल जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, जो बिल्कुल। बिजनेस ओरिएंटेड हैं, जो जिसमें एज यू सेड कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि टेक्निकल स्किल्स। उसके उन उन स्किल्स के थ्रू भी आप टेक में आ सकते हो, बिग टेक में काम कर सकते हो। जैसे आप जो अभी जिस फील्ड में काम कर रहे हो, वो इट्स मोर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। जी बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक लाइक वन स्किल सेट जो इसमें यूज बहुत होता है ऑफन, वो कम्युनिकेशन का इस तरह भी है कि मुझे टेक्निकल चीजें ट्रांसलेट करके सिंपल लैंग्वेज में बतानी है, कि क्लाइंट केयर करे कि मेरे लिए क्या इसमें है, रादर देन मैं टेक्निकल डिटेल्स में जाऊं। तो एनालिसिस और डेटा वाली साइड क्योंकि मेरी जनरली एक स्ट्रेंथ रही है, तो मैं उसको जरूर यूटिलाइज करता हूँ, वैसे प्रोजेक्ट्स भी उठाता हूँ। लेकिन मेरे इर्द गिर्द टीम में ऐसे भी लोग हैं जो सेल्स बैकग्राउंड से आए हुए हैं, बिल्कुल नॉन टेक्निकल, मेजॉरिटी नॉन टेक्निकल टीम है मेरी। ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे, आर्किटेक्ट्स थे। तो विच काइंड ऑफ गोज टू शो के बिग टेक कंपनीज चाहती हैं कि इस तरह के डाइवर्स आइडियाज और ओपिनियंस आए, बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर फॉर एवरीवन, दे ग्लोबल प्रोडक्ट्स। तो ये एक चीज है जो वो कोशिश करती हैं कि वो डाइवर्स आइडियाज और इंक्लूसिव थॉट्स शामिल कर सकें। हाँ, वेरी वेल सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री की इम्पोर्टेंस आपकी आफ्टर ऑल दीज इयर्स, क्या क्या आप समझते हैं डिग्री की इम्पोर्टेंस? अच्छा, जब आप डिग्री कहते हैं तो कौन सी डिग्री? बैचलर्स, मास्टर्स, कौन सी? लेट्स से बैचलर्स, मास्टर्स तो लेट्स से सब लोग नहीं कर रहे मास्टर्स, हाँ, बैचलर्स के बाद लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो डिग्री इम्पोर्टेंट है बिग टेक में आने के लिए? 90% आई वुड से यस, वो डिग्री इंपॉर्टेंट है। क्या ये इवॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। एवोल्यूशन आती रहेगी, स्किल सेट्स के ऊपर फोकस बढ़ता चला जाएगा। डिग्रीज बड़ी जरूरी हैं, लेकिन आई थिंक एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी होते हैं। कि अगर आपने डिग्री ली है, क्लासरूम से बाहर आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो सीखा, सोसाइटीज के थ्रू जो सीखा, वो आपने इंटरव्यूज में कम्युनिकेट करना होता है। और डिग्री की देखिए ये इंपॉर्टेंस मेरे लिहाज से तो नहीं है फ्रैंकली, कि मार्केटिंग में आप गए या आप किसी भी फील्ड में गए तो अब आपसे जॉब में मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, 4 Ps क्या होते हैं जी, ये बताएं। नहीं, ये नहीं है। मेरे लिए जो लम्स ने सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन दी, वो एक ब्लूप्रिंट था जो उसने बताया है, जो स्किल सेट्स डेवलप किए हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम आज जनरली, आप अलमनाई देखें लाम्स का, IBA जो अच्छी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, दे डूइंग प्रीटी वेल। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई, कम्युनिकेशन सिखाया, टीम वर्क सिखाया, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में किस तरह ऑपरेट करना है, और हमारी कैपेसिटी बढ़ाई। प्रेशर डाल के हमारे ऊपर हमारी काम करने की कैपेसिटी बढ़ाई, जो कि कई दफा मैं देखता हूं हमारी इंटरनेशनल ग्रेजुएट से भी ज्यादा है। ठीक है, ये स्किल सेट्स हैं जो आपको हर चीज में काम आएंगे। आपने कल को लेट्स से अपना बिजनेस करना है,
उसमें भी काम आएंगे। अगर आपने कल को किसी और इंडस्ट्री में टेक के अलावा जॉब करनी है, उधर भी काम आएंगे। तो मेरा ख्याल से डिग्री की रिलेटिवली इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, लेकिन ये स्किल सेट्स, और फिर अगर आप स्पेशलिस्ट स्किल सेट सीख रहे हैं, डेटा साइंस हो गई या इस तरह की चीज़ें, एआई, मशीन लर्निंग, तो जाहिर है वो ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और मैं खुद भी पैनल्स पे रहा हूँ इंटरव्यू के, ऑलमोस्ट हर कंपनी के जिनमें मैंने काम किया। आई फील एक्सपीरियंस की और वो जो इम्पैक्ट आप लेके आए हैं और आपकी जो नॉलेज है, वो हमेशा मतलब सबसे क्रिटिकल होती है इन द जॉब मार्केट एंड डेवलपिंग द करियर्स। और एआई की आपने बात की, तो एआई को आप कैसे रीड कर रहे हैं अभी, गिवन कि एआई जैसे र्यूमर है या मार्केट में जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि एआई की वजह से ले ऑफ्स होते हैं या हो रहे हैं। आप मेटा में थे, फिर आप गूगल में भी हो, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बीइंग अ गूगल एम्प्लॉय कि एआई की वजह से जॉब्स कम होंगी या उसकी वजह से काम बढ़ जाएगा? क्या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी? देखिए, इसमें मैं कोई ऑफिशियल स्टांस तो नहीं दूंगा जो कि मेरा किसी एम्प्लॉयर का है या गूगल का है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको जरूर दे सकता हूं कि एआई की वजह से जॉब मार्केट में चेंजेस बहुत आएंगी, ले ऑफ्स भी होंगे और हो भी रहे हैं। ये एक रियलिटी है जो हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट क्रिएट हो रहा है, ऑपरेशनल टैक्टिकल टास्क बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो रही हैं, लेकिन उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं। कुछ शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आएंगी और खत्म हो जाएंगी, जिस तरह मॉडलिंग को सिखाना, वो एक दफा मॉडल सीख जाएगा फिर उसकी जरूरत नहीं होगी। फिर मिड टर्म अपॉर्चुनिटीज और फिर एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज, ये सारी हम देखेंगे एक एवोल्यूशन जॉब मार्केट में क्रिएट होगा। तो यस, ले ऑफ्स हैं। आई थिंक हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो करियर होता था कि एक कंपनी में गए, 30-35 साल काम किया और फिर छोड़ा, वो नहीं होगा। जॉब हॉपिंग बढ़ रही है, बढ़ती चली जाएगी। आई थिंक स्किल सेट्स पे बहुत फोकस शुरू हो जाएगा, और सोलोप्रेन्योरशिप मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक उसका बूम आएगा एक। जिस तरह मतलब हम देखते हैं क्रिएटर इकोनॉमी, हम स्टार्ट्स देखते हैं अक्सर कि $1 बिलियन इंक्रीज आएगा इसमें क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर। सो आई फील इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करेगी आएगी, तो जो स्मार्ट लोग होंगे वो अपने दे फॉर देम ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, फॉर देम इट्स लाइक ग्रास इज ग्रीनर वेयर दे वाटर इट। तो वो अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज बना के वो आगे निकलेंगे, और ये करियर में भी होगा और ये बिजनेस की साइड पे भी होगा। तो जरूरी है कि अपने आप को अपस्किल करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। हाँ, वेरी वेरी गुड एडवाइस। अब अगर हम मूव करें टूवर्ड्स बीवाईसी, हाउ डिड दिस कम अलोंग, और इससे क्या आपका बेसिकली विजन क्या है बीवाईसी से रिलेटेड? बड़ा अच्छा सवाल है। सो BYC इज माई साइड पे जो मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बिल्ड योर करियर विद अब्दुल के नाम से, इन ऑर्डर टू हेल्प people like myself get where they want to be, whether that's through a great career in any industry, not a specific industry. इस पूरी जर्नी में मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। स्पेशली मुझे ये सीखने को मिला कि इंटरव्यूज एक कोड है, अगर आप ये क्रैक कर लेते हैं ना, तो यू कैन गेट एनीवेयर। मैं एग्जाम्पल सिर्फ ये देता हूँ कि मुझे अच्छी खासी रिजेक्शन आई, राइट, लाइक एनीवन एल्स वाचिंग दिस इंटरव्यू, शायद उससे भी ज्यादा आए, हंड्रेड्स में मेरा रिजेक्शन का नंबर है, मैं रिजेक्ट हुआ। लेकिन क्या रीजन है कि जब मेरा मेटा में हो गया, तो मेरा मेटा में भी मैंने क्लियर किया, मेटा के बाद मैंने फिर टिकटॉक भी क्लियर किया, फिर गूगल भी क्लियर किया और ऑफर्स ली। और आपको कोई जॉब ठप्पे के नाम पे नहीं देता, आपके इंटरव्यू प्रोसेस फिर भी होता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मेटा की वजह से तो ये घुस गया होगा आराम से टिकटॉक, ऐसे नहीं है। इंटरव्यू प्रोसेस होता है प्रॉपर, और मेटा से ही बहुत लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। वो कोड था जो मैंने मेहनत से और सही डायरेक्शन से क्रैक किया, एंड नाउ आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल डू दैट एंड अवॉइड द मिस्टेक्स दैट दे आर मेकिंग, एंड ऑल्सो करियर क्लैरिटी लेके आऊं। ये आपने करना क्या है, हम आपको उस तरफ लेके जाएं। हर किसी को मेरे पाथ पे आने की जरूरत नहीं है, हर किसी को बिग टेक में आने की जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम उधर डबल डाउन करें, ठीक है। तो एक तो ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो माइंडसेट है ना, हम इसको थोड़ा चेंज करें। और इसने मुझे भी जकड़ा हुआ था कि क्या मैं कर सकता हूं। रियलिटी ये है कि कोई भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज दे आर प्रिपेयर्ड, दे हैव द राइट गाइडेंस, और वो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो BYC का एट द एंड ऑफ द डे द होल पर्पस इज कि either enhance your career in one way or the other, or help you get the job that you're not able to get because it's a dream job for you. ये आपने पूछा था BYC स्टार्ट कैसे हुआ, तो BYC एक्चुअली इस तरह स्टार्ट हुआ था कि मैं लिंक्डइन पे ना अपनी जर्नी शेयर करता रहता था लोगों से रैंडमली। वहां से लोगों में एक ऐसी इंस्पिरेशन और एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई कि लोगों की मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि यार वो जो आपने हमें होप दी थी ना, उससे हमारी जॉब हो गई है जर्मनी के अंदर, पाकिस्तान से डायरेक्ट। आई वॉजंट इवन इन्वॉल्व, और मुझे पता भी नहीं था एक जर्मनी में बंदा जॉब करने लग गया जो पाकिस्तान में बैठा हुआ स्ट्रगल कर रहा था। जब मुझे कंपाउंड होना शुरू हुआ ना ये इफेक्ट, और इतने लोगों ने कहा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतनी हेल्प हो रही होगी लोगों, फिर मुझे लोगों से बहुत ज्यादा मैसेजेस आना शुरू हुए कि प्लीज आप हमें एडवाइस कर दें, इंटरव्यू है, टिप्स दे दें, CV है क्लियर नहीं हो रही। जब मैंने उन्हें टिप्स वगैरह दी, एडवाइस दी, इट वर्क फॉर देम एंड दे केम बैक एंड दे वर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आपने, आपकी वजह से हमारा करियर
तो बन ही गया, लेकिन हमारी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई है उस वजह से, जो कि इट्स अ रिपल इफेक्ट। वहां से मुझे एक ऐसी मोटिवेशन आई कि यार ये वो नहीं है जो मुझे लग रहा था सिर्फ कि मैं एक पोस्ट कर रहा हूँ या कंटेंट डाल रहा हूँ थोड़ा सा तो उससे एक बंदे की जॉब बेहतर हो गई है। नहीं, उसकी पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसके पीछे फैमिली का लाइफ चेंज हो गई है बिल्कुल। वहां से मुझे मोटिवेशन आई कि अच्छा यार ये पोस्ट तो चलो मैं अपना और ज्यादा ओपनली शेयर करता हूँ, आई ट्राई टू बी वल्नरेबल। में रिजेक्शंस बेसिकली आई थिंक मेरा एक चीज ये है कि आई एम नॉट शाय इनफ, आई एम नॉट शाय to share कि I've also struggled and I've had a tough time as well in a career, क्योंकि वो जरूरी है चीज लोगों को समझने के लिए, तो ताकि उससे वो रिलेट कर सकें, क्योंकि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो बजाय आप बड़े एक्सक्लूसिव बने या बड़े कूल बने, क्या मुझे तो आज तक रिजेक्शन नहीं आई, आई थिंक पीपल नीड टू हेयर दैट साइड एज वेल। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने कोचिंग की क्लासेस ली, मैंने स्टैनफोर्ड से सर्टिफिकेशन भी ली है, मैंने बुक्स बहुत सारी पढ़ी, मैंने अपने आप को अपस्किल किया कि अगर मैं लोगों की जिंदगी पे एडवाइस करने जा रहा हूँ तो आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ मच बेटर। मैंने फिर वो किया। वहां से फिर मैंने अपनी कंसल्टिंग स्टार्ट की, लोगों को मैंने 1-to-1 कोचिंग कंसल्टिंग में देता हूँ। अगर वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, उन्होंने कहाँ जाना है, अगर उनकी सीवी क्लियर नहीं हो रही, या वो उनका इंटरव्यू आया है उनके इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे, या प्रिपरेशन चाहिए, तो दीज आर द 3 एरियाज वेयर आई हेल्प देम। So it's 3 stages. Step number 1, build your roadmap, which is the most important step. Then you build your profile, which is CV and LinkedIn, based on the first step. Third step is build your communication. कॉन्फिडेंटली नैरेटिव बिल्डिंग के साथ आप इंटरव्यूज में किस तरह कर सकते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को अब मैं तैयार करता हूँ लोगों को। तो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो एज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ BYC, उन जो आप उनको हेल्प कर रहे हो, आप उनसे बात करते हुए आपको क्या लग रहा है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? सही है, तो हम हर बकेट पे ले लेते हैं। एक तो मेरा ख्याल से रोड मैप पहला मसला है, लोगों के पास रोड मैप नहीं है, धड़ाधड़ अप्लाई किए जा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उनके पास। तो एक तो आई प्राइमरीली हेल्प देम बिल्ड अ स्ट्रैटेजी कि आप स्ट्रेटेजिकली करें। अच्छा, फिर ये काम ना थोड़ा मार्केटिंग की तरह है। जिस तरह मार्केटिंग के 3 पिलर्स है ना, कंटेंट, मीडियम, एवेल्युएशन, आपको ये फॉलो करने हैं। कंटेंट क्या है? आपकी सीवी और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल या कवर लेटर, जो भी आपका कंटेंट है वो टॉप नॉच होना चाहिए। पहला मसला उधर आता है कि सीवी टेलर्ड नहीं होगी, सीवी में बहुत बेसिक किस्म की मिस्टेक्स हुई होंगी, सीवी की लेंथ में इशू होगा। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया ना, टेलर्ड में भी हर कोई टेलर कर रहा है, एआई से भी करवा रहे हैं लोग। तो उसमें भी क्या नैरेटिव के तरीके से आप फ्रेमवर्क्स यूज करते हुए अपनी सीवी को स्टेलर बना सकते हैं कि वो बुलेट प्रूफ हो जाए, वो जरूरी है। कंटेंट की गेम आपकी 100% होनी चाहिए। फिर आता है मीडियम। मीडियम का मतलब यह है कि आप अप्लाई किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं। लिंक्डइन जॉब्स, करियर वेबसाइट्स या रेफरल्स के थ्रू कर रहे हैं, वो फिर पूरी एक साइंस है उसके अंदर। रेफरल्स हैं तो वो भी एक पूरी साइंस है कि नेटवर्क कैसे करना है। लोग इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो बहुत वेग किस्म के मैसेजेस भेज रहे हैं लोगों को, या वो बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के मैसेजेस भेज रहे हैं। तो ज़ाहिर रिस्पॉन्स रेट कम है। मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया था जो कि अब बहुत बड़ी कंपनी में माशाल्लाह काम कर रहा है, बट दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब इनिशियली। हमने स्टार्ट ही जब मैंने किया ना, हमने पहले पाइपलाइन बनाई। हमने सबसे पहले तो क्लैरिटी लेके उन्होंने करना क्या है, तो वो तो उनका गोल बड़ा क्लियर था, उन्होंने दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। दूसरा स्टेप मैंने उन्होंने कहा अभी से आप स्टार्ट हो जाएं, रेफरल पाइपलाइन बनाएंगे। रेफरल पाइपलाइन उन्होंने बनाई, मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया किस तरीके से आपने मैसेज करना है, क्या आपको रिस्पॉन्स आएगा, उसको किस तरीके से आपने वार्म अप करना है और उनसे रेफरल लेना है, फॉलो अप करना है, कॉफ़ी चार्ट्स किस तरह करनी है, आपने इंटेल कंपनी की किस तरह कलेक्ट करनी है ताकि आप उसको सीवी में डालें, उसको आप इंटरव्यूज़ में डालें। उन्होंने वो किया। नवंबर में स्टार्ट किया एक्टिविटी, जनवरी में ऑफ दिस ईयर, नवंबर ऑफ लास्ट ईयर स्टार्ट किया, जब जनवरी में दिस ईयर दे लैंडेड इंटरव्यूज इन 3 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है उनमें, और उनका इवेंचुअली जुलाई में उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर माशाल्लाह। तो मुझे बहुत खुशी होती है, अपनी ऑफर से ज़्यादा कई दफ़ा खुशी होती है जब मेरे किसी क्लाइंट की ऑफर लगे। तो उसमें मैंने जैसे बताया उसको उनको जिस चीज़ ने हेल्प की वो नेटवर्क और रेफरल्स ने हेल्प की। ऑफ कोर्स हमने उनकी सीवी पे भी बहुत काम किया, और फिर जब ये स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर एक इंटरव्यू ब्लॉकर बन जाता है। मैंने देखा इंटरव्यू के अंदर या लोग बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, या जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो एरोगेंस की टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं और उनको अंदाजा भी नहीं होता। वो कई दफ़ा बेचारे जानबूझ के नहीं करते, वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए कर रहे होते हैं, और उसके अंदर दे कम ऑफ एज समवन हु इज नॉट अ गुड टीम प्लेयर। टीम प्लेयर होना, लीडर होना, गुड कम्युनिकेटर, ये सारी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं फॉर एनी जॉब आजकल, स्पेशली जो आपकी ड्रीम जॉब्स हैं। कुछ लोग फिर ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं प्रोसेस। आपको सिंपल रखना है, आपका जो मैसेज है आपने वो दूसरे को समझाना है। तो एक जो कोर चीज लोग मिस आउट करते हैं ना सीवी और इंटरव्यू सारे प्रोसेस में, वो ये है कि वो भूल जाते हैं उनकी ऑडियंस कौन है। उनको लग रहा होता है रिक्रूटर को पहले ही पता होगा मेरी कंपनी में जो ये एक्रोनिम मैं यूज कर रहा हूँ ये एक बहुत अमेजिंग चीज मैंने की है,
वो उस जॉब में रिक्वायर्ड भी नहीं होगी, वो फिर भी डाल रहे होंगे। आपको जबान अपनी बिल्कुल चेंज करनी होती है बेस्ड ऑन वट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट जॉब आर, बेस्ड ऑन द रिक्रूटर, बेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर। तो कंपनी कौन सी है, कल्चर वहां का कैसा है, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कैसे हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आई फील हर स्टेज में कहीं ना कहीं पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स, बट आई थिंक लाइक अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज के अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो व्हाट टू डू, या मैं बता दूंगा उनको, लेकिन वो चीज तब तक नहीं होती जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। तो एग्जीक्यूशन में कई दफा मार खा जाते हैं। इस प्रोसेस में जब आपने घुसना है ना, कि आपको ड्रीम रोल चाहिए, अपना दुनिया की बेस्ट कंपनी ज्वाइन करनी है, मैं उनसे कई दफा पूछता हूं, हाउ बैडली डू यू वांट इट? इफ यू डोंट वांट इट बैड इनफ, then you should reconsider. If you want it bad enough, then you're willing to suffer, then you're willing to take the rejections, and you're willing to work really hard in the right direction, ताकि वो चीजें एग्जीक्यूट हों। जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी, काम नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा टेस्ट एंड लर्न का भी खेल है। टेस्ट एंड लर्निंग में मैं बताता हूं उन्हें कि एक्सपेरिमेंटेशन आपने कैसे करनी है, सीवी एक्सपेरिमेंटेशन, मैसेज टेम्पलेट एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें आपको कमिटमेंट, परसिस्टेंस से और मेहनत लगा के आपको फिर वैल्यू मिलती है। और एक, जैसे हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं द टर्म नेटवर्किंग, उससे क्या बेसिकली, अगर एक नया प्रोफेशनल है, यंग स्टूडेंट है लेट्स से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली क्या करना चाहिए उसको जब अच्छा, आप कह रहे सबसे हैं पहले तो networking? मेरा ख्याल से ये जो नेटवर्किंग इवेंट्स का एक जुनून चढ़ा था, आजकल थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं कि क्या नेटवर्किंग से इवेंट्स पे जाके कोई फायदा हुआ है? क्योंकि वहां सबको पता होता है कि मतलब सब जॉब लेने आए हुए हैं, कोई पर्टिकुलर। देखिए, मेरे केस में नेटवर्किंग ना एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और मुझे आज तक जो भी जॉब्स मिली या हेल्प मिली लोगों से, वो इसलिए नहीं मिली कि मैंने 4 साल पहले सोचा था कि ये बंदा जो है, जिससे मैं आईफोन 6 ले रहा हूँ, ये फेसबुक पहुंच जाएगा और फिर मैं इसे रेफरल निकलवाऊंगा। ये चीजें ऑर्गेनिकली होती हैं, और ऑर्गेनिक बनाए हुए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। अब आपका शायद सवाल ये हो कि हर कोई तो आईफोन 6 नहीं ढूंढ रहा होगा, किसी को अभी जॉब चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। मेरी एडवाइस ये होती है कि आप जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करें उनके साथ। ठीक है, अगर आप रैंडम मैसेज भेजेंगे ना लोगों को, हे हाउ आर यू, लिंक्डइन पे रिप्लाई नहीं करेंगे लोग, टाइम नहीं है। अगर आप पहली बात है लिंक्डइन में मैसेज कर रहे हैं, तो अगले को पता है, मोस्ट लाइकली 99% ऑफ द टाइम पता है इसको मेरे से काम है। ठीक है, तो ये तो हम क्लियर कर लें कि कोई आपको चड़ी बड़ी नहीं बनाएगा उधर, कोई वो नहीं करेगा। हाँ, एक इसको भी हम अगर ब्रेक कर लेना ऑडियंस को, तो एक ऑडियंस होती है जो वाकई भले के लिए रेफरल भी देगी, हेल्प आउट भी करेगी, वो एक छोटी सी ऑडियंस होती है, वो आपको रिप्लाई शायद करे। एक होती है कि वो कहते हैं व्हाट इज इन इट फॉर अस, क्या हमारी स्टोरी बिल्ड होगी, हमें क्या फायदा मिलेगा। कुछ होते हैं दे जस्ट डोंट केयर अबाउट इट, राइट। और ये भी माइंड में रखना होता है कि लिंक्डइन पे धड़ाधड़ सबको मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे तकरीबन 50 to 60 मैसेजेस आते हैं डे, नहीं रिप्लाई कर सकता, मुश्किल हो जाता है। आप अगर लेकिन स्पेसिफिक होंगे ना, और अगर आप दिखाएंगे कि यार आप कॉम्पिटेंट हैं और उस कॉम्पिटेंस को विजिबल बनाएंगे, तो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्स में काम करते हैं सेल्स के अंदर, एजेंसी साइड पे, अगर आपको कोई मैसेज करे हाय हाउ आर यू, उसका आप क्या रिप्लाई देंगे? या आप उस बंदे को रिप्लाई करेंगे जो लिखेगा हे जवाद, आई एम एक्स वाई जी, आई वर्क इन सेल्स, ये मेरे नंबर्स इस तरह हैं, मैंने टारगेट्स इस तरह रीच किए हैं। एक्स की सेल्स के अंदर जो आजकल स्ट्रैटेजी चल रही है, उसके बारे में what are some of the things people are getting wrong? I'd love to pick your brain on it. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैंने अभी बिल्कुल बिल्ड किया है। तो यू माइट बी लाइक, यार अच्छा, इस बंदे ने रिसर्च भी किया है, ये बंदा रेलेवेंट भी लग रहा है, टारगेट्स भी हिट कर रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और इसने तो एक ऐसा सवाल मेरे से पूछा जो कि मुझे भी कह रहा है कि यार अच्छा, ये तो बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल है, इसने पूछा है। फिर प्रॉबेबली रिप्लाई टू देम, कॉफी चैट करें, जेन्युइनली सीखने की कोशिश करें। अगर एक जॉब नहीं आई ना कंपनी में, जरूरी नहीं है कि आप तभी हिट करें लोगों को जब रोल खुला है। आपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, उससे पहले आप, जिस तरह मेरे लिए होता था कि कोई फेसबुक में काम कर रहा है ना, वो मेरे से 5 मिनट बात भी कर ले या साथ बिठा के मुझे काम सिखा दे, चाहे वो मेरे से छोटा है बड़ा है, वो मेरे लिए टीचर है। वो मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा सकता है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है उस चीज की। तो हमें जरूरी है कि हम जेन्युइनली लर्निंग के लिए लोगों के पास जाएं और ये कनेक्शंस बिल्ड करें, और देखें कि हम लोगों को क्या दे सकते। हो सकता है कोई बंदा उधर बैठा हो जो आपके स्किल सेट को यूज कर सके, और एक विन विन रिलेशनशिप आप बना सकें। तो कोशिश करें कि वो विन विन रिलेशनशिप बनाएं उनके साथ, और उनको भी वैल्यू एडिशन उनके लिए आप बन सकें किसी तरीके से। जबरदस्त, वेरी वेल सेड। टू रैप अप द डिस्कशन,
आपकी एडवाइस क्या होगी उन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए या यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो आयरलैंड आना चाहते हैं या बिग टैंक में जनरली आना चाहते हैं? उनको आप क्या एडवाइस देते हो बेसिकली कि अपनी स्टूडेंट लाइफ को कैसे गुजारें, उसके बाद करियर को कैसे परस्यू करें? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर जैसे मैंने थोड़ा सा पहले भी टच किया कि आप क्लासरूम में क्या सीख रहे हैं, उससे शायद बहुत वैल्यूएबल हो कि आप क्लासरूम से बाहर क्या सीख रहे हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो टीम वर्क, वो लीडरशिप, आप सोसाइटीज में अगर इन्वॉल्व हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व हैं, आई फील वो बहुत सिखाती है। मुझे पर्सनली बड़ा सिखाया है बीइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। आपने कम्युनिकेशन की पहले बात की, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज फॉर कम्युनिकेशन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज इन्वॉल्वड आउटसाइड द क्लासरूम। जैसे यूथ पार्लियामेंट में मैं स्पीकर अगर रहा हुआ हूँ, उस एक्सपीरियंस से मैं बड़ा सीखा। MUN सोसाइटी से सीखा, स्पोर्ट्स खेलने में बहुत मैं सीखा। एंटरप्रेन्योरल सोसाइटीज हैं, उसमें आप बिजनेस एक्यूमेन की हमने जैसे पहले डिस्कशन की। मैंने किसी को इंटरव्यू भी किया था BYC में, उन्होंने भी बड़ा क्रेडिट दिया टू वन ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल सोसाइटीज बैक इन इंडिया, जो उनकी यूनिवर्सिटी में थी, जिसने उनको गूगल के अंदर हेल्प किया जॉब हासिल करने में। तो आई फील अपनी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करें सबसे पहले। तो आई फील बहुत प्रेशर ना लें। GPA का एक नंबर होता है जिसका हमने बहुत प्रेशर लिया होता है। ठीक है, GPA आप डिसेंट रखें अपना, लेकिन आई मीन वर्ल्ड डजंट रियली एंड देयर अनलेस यू हैव टू डू अ PhD या यू हैव टू गो इनटू एकेडेमिया। GPA इज नॉट दैट रेलेवेंट, आई वुड से। स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक और चीज जो मैं मेंशन करूंगा, जो मुझे जिसने बड़ा हेल्प किया है, वो जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, समर्स के अंदर मैंने एवरी समर 1 या 2 इंटर्नशिप्स की, या मैंने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया। जिस तरह मैंने स्कूल अपलिफ्टिंग की बात की, एक स्ट्रीट स्कूल था, मैं उससे बड़ा कुछ सीखा। मैंने हलीब के साथ पार्टनरशिप की, मेरी उम्र शायद उस वक्त 19-20 साल थी सिर्फ। मुझे एक्सपोजर लेकिन बहुत मिला इन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने में, फंड रेजिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। तो उन स्किल सेट्स को ना जो आप सीख लेते हैं ऑन द वे, वो फिर आपको लेके चलते हैं टुवर्ड्स द एंड। उस तरह के एक्सपीरियंसेस लें, अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस लें, बिकॉज योर लर्निंग एक्चुअली हैपेंस इन द अनकंफर्टेबल जोन्स। मैंने इंटर्नशिप की थी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो शुरू में तो हमें लगता था कि किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे होते थे या किसी MNA से मिलने जा रहे होते थे, तो हमें बड़ा फील होता था कि यार पता नहीं, मतलब हम घबरा रहे होते थे, नर्वस होते थे। लेकिन आई फील उन्हीं अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल के दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस, जो कि शायद मैंने अ बिट ऑफ इट यूज किया इंटरव्यूज के अंदर, अ बिट ऑफ इट आई प्रॉब्ली यूज्ड इट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो एक्सपीरियंसेस बड़े ज़रूरी हैं जो आप ले रहे हैं। इंजॉय भी करें, और उसके बाद जब आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आ जाते हैं, तो आपका पहला मरहला ये होगा कि आपने करियर जर्नी स्टार्ट क्या करनी है। जो आपकी 22 से लेके 28 की एज होती है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एज होती है, वेर यू कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट। इट डजंट सेट यू इन स्टोन कि अब आपने एक करियर में लग गए हैं या एक इंडस्ट्री में चले गए हैं तो बस अब यही अब रहेगी। आई वुड कॉल इट 22 to 28 एक्सपेरिमेंटेशन फेज। आप ट्राई आउट करें डिफरेंट कंपनीज और अपने लिए देखें आपके लिए क्या बेहतर है। आप वो जो रैट रेस या वो जो आपके इर्द गिर्द माहौल है उससे इन्फ्लुएंस मत हो। किसी के लिए शायद वो ऑर्गेनाइजेशन में जाना बेहतर हो, किसी के लिए मार्केटिंग में काम करना बेहतर हो, और जरूरी नहीं आपके लिए हो। उस टाइम को, इंटर्नशिप्स को, जॉब एक्सपीरियंसेस को यूज करें इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाट डू यू रियली वांट टू डू, क्या रेजोनेट कर रहा है। क्योंकि आपकी जहां स्ट्रेंथ्स होंगी ना, अगर आप उन स्ट्रेंथ्स पे डबल डाउन कर पाएंगे तो वहां पे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकेंगे। यस, और भी स्किल सेट सीखने चाहिए ऑन द साइड्स, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ्स हमें पैशन से आती हैं, नेचुरली ऑर्गेनिकली आती हैं। तो उनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको एक्सपीरियंसेस बताएंगे। जैसे मैंने पहले बात की, प्लानिंग करना, बातें करना, सोचना एक हद तक आपको सिखा सकता है। जब आप एक चीज के अंदर घुसेंगे और स्टार्ट करेंगे ना एग्जीक्यूट करना, वहां से जो आपको क्लैरिटी हासिल होगी वो आपको किसी और चीज से नहीं हासिल होगी। तो उस क्लैरिटी को हासिल करने की कोशिश करें। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट टू डू, ताकि आपका जो 30 to 50 का जो एज ब्रैकेट है ना, उसमें फिर आप बड़े एक ऑप्टिमल लेवल पे हों एंड यू फिगर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट एंड यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर करियर। और फिर आप फाइनेंशियली भी अपने आप को एबल करना शुरू हो जाएं, एंड देन यू गेट स्मार्ट विद फाइनेंशियल थिंग्स एज वेल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड विद द बूम ऑफ AI, अगर मैं आपसे पूछूं एक या दो फील्ड्स कोई ऐसी जो आप देख रहे हो फ्यूचर में जिन पे बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी? अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको थोड़ा सा ना एक तो स्किल सेट्स का बता देता हूँ। मुझे लगता है AI का जहाँ AI आ रहा है, मैं अपने BYC में भी बहुत सारे क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आप जब रोल देख रहे हो तो उसका मुझे ये बताएं कि AI रेजिस्टेंस कितनी है। कुछ रोल्स की AI रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कुछ की कम है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स में एफिशिएंसी जरूर क्रिएट करेगा AI, वो जरूर होगा, लेकिन जनरली थोड़ा AI रेजिस्टेंट रोल है, राइट? अभी AI उस एबिलिटी पे नहीं है कि क्लाइंट के साथ खुद बात करके, रिलेशनशिप को समझ के, कल्चरल नुआंसेस वगैरह और ये सारी तमाम चीजें समझ के उस तरह रिलेशनशिप मैनेज कर सके, राइट? तो इस टाइप की चीजें जो हैं वो अभी भी AI रेजिस्टेंट हैं। जहां तक आपने फील्ड की बात की, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हर कोई सेल्स ज्वाइन कर ले, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। बहुत ज्यादा
एबिलिटी बनेगी टेक्निकल साइड पे भी, जिस तरह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की साइड पे, या जो ट्रेनिंग जो ये मॉडल्स की जो ट्रेनिंग होती है पीछे, जो क्लासिफायर्स होते हैं या एलएलएम मॉडल्स जो हैं, इनको बहुत ज़्यादा काम ट्रेनिंग का देना पड़ता है, राइट? तो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के अंदर मैं देख रहा हूँ उधर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, शायद बाद में ख़त्म हो जाए वंस दे आर वेल ट्रेन्ड, लेकिन वो एक एरिया है। लेकिन आपको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि अच्छा अगर मैं शॉर्ट टर्म में उधर जाता हूँ फिर मेरे साथ क्या होगा। नहीं, आप शॉर्ट टर्म में उधर जाते हैं, देन यू फिगर आउट कि आपने मिड और लॉन्ग टर्म में अपने करियर को पिवट कैसे करना है, ठीक है? तो उधर आपके पास अपॉर्चुनिटीज एक वहां पे अपॉर्चुनिटीज बाय द वे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी हैं अपॉर्चुनिटीज मशीन लर्निंग एलएलएम साइड पे, और नॉन टेक्निकल जहां मैंने बात की ना, डेटा ऑपरेटर्स हो गए जो डेटा को ट्रेन करने में, प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वहाँ वो काम आएंगे। पीएम का रोल बड़ा इवॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर का। अब एआई पीएम्स आप देख रहे होंगे हायर हो रहे हैं। तो कुछ जगहों पे हमें ये देखना है कि उस एवोल्यूशन को हम किस तरह कैप्चर कर सकते हैं, कि रोल सेम है, प्रोडक्ट मैनेजर का रोल है, लेकिन एआई को वो किस तरीके से लेवरेज करके बिजनेस के प्रॉब्लम को बेहतर समझ के रिसर्च इनसाइट्स बेहतर ला सकता है और इंजीनियर से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। सो देयर इज काइंड ऑफ डिफरेंट फैसेट्स टू इट, जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी भी सही। Very good advice. Or I think it was very useful for me as well, to be very honest. And I'm sure for the audience of the channel, this was super useful. And good luck with the BYC as well, and with your career in tech as well. Thank you so much for giving your time. Thank you so much, Jawad, for having me over. Really a pleasure and honor to be here. No, I'm sure And I we'll wish you all the best as well. आपको भी BYC पे लेके आते हैं हम soon. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much, everybody, for watching. And we'll be back with another success story from Pakistan or India. Thank you so much for watching. Assalamu.